नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के चल रहे इस युद्ध के अंदर एक अहम बैठक भी हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट बैठक थी क्योंकि यहीं से जो है वो तय होता है दुनिया के देशों में व्यापार की जो नीतियां हैं, जिसमें भारत की तरफ से जो पीयूष गोयल जी हैं हमारे, वो यहाँ पर शामिल हुए थे। जहाँ पर भारत ने बहुत सारे अहम मुद्दे उठाए और बहुत सारी चीजों का विरोध भी किया। 129 देश एक तरफ थे और उन सभी के विरोध में अकेला भारत खड़ा है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि क्या ये बैठक थी, क्यों ये होती है और किस तरीके से जो है यहाँ पर भारत ने अपना पक्ष रखा और भारत ने जो अमेरिका है या फिर जो भी मतलब अमेरिकी जैसी शक्तियां हैं जिनका वर्चस्व चल रहा है, जो कि डब्ल्यूटीओ का क्या कहते हैं कि पूरा ओवरटेक कर लिए हैं वो लोग, एक तरीके से हैंड ओवर कर लिए हैं कि जो चाहते हैं वही वहां पर होता है। डब्ल्यूटीओ का कोई अस्तित्व नहीं है वहां पर। भारत किस तरीके से पूरी दुनिया के एक तरफ और भारत अकेला वहां पर विरोध कर रहा है, क्या वो चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाते हैं। साथियों, ये मीटिंग हुई कहाँ पर है? तो देखिए, ये अफ्रीका है और अफ्रीका का एक वेस्टर्न कंट्री है। इसको कहते हैं, इसका नाम है कैमरून और इसके जो राजधानी है याओंडे, इसके अंदर जो है कि यहाँ पर ये मीटिंग हुई है। कैमरून के अंदर याओंडे जो शहर है, जो इसकी राजधानी है, वहां पर ये मीटिंग हुई है। अब साथियों, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ में जो हंगामा हुआ है उसके बारे में आपको बताएं तो यह ई कॉमर्स टैक्सेस, पारदर्शिता, विवाद और भारत का पक्ष जो है यहाँ पर क्या रहा है। इसमें पहले आपको हम बताते हैं कि डब्ल्यूटीओ है क्या और जो ये 14वीं मीटिंग हुई है एमसी की इनकी, यह क्या है और भारत का इसमें रुख क्या था। क्योंकि भारत यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से डब्ल्यूटीओ काम कर रहा है, टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे थे ट्रंप, और कुछ भी इसका वजूद नहीं था, कुछ बोल नहीं रहा था, उसके बारे में यहाँ पर भारत ने विस्तार से जो है सबका ध्यान केंद्रित किया। अब साथियों, बात करें कि डब्ल्यूटीओ है क्या, तो देखिए, मान लीजिए कि पूरी दुनिया एक बड़ा बाजार है और उसमें डब्ल्यूटीओ उस बाजार का जो नियम बनाता है, यानी कि वो तय करता है कि किस तरीके से इस बाजार में दुकानें खुलेंगी, किस पर क्या रेट होगा, कैसे कैसे जो है चीजें बेची जाएंगी। साथियों, इसमें टोटल 166 देश हैं, यानी कि इस डब्ल्यूटीओ के अंदर 166 देश हैं जो यह मिलकर तय करते हैं कि व्यापार कैसे होगा, इसमें कौन से टैक्स लगेंगे और कौन से टैक्स यहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। साथियों, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 में इसको बनाया गया था, जिसमें 166 देश जो है वो सदस्य बने थे। इसका काम क्या है, तो यह व्यापार के जो झगड़े होता है, मान लीजिए कि कोई जो देश है वो किसी चीज पर टैक्स ज्यादा लगा दिया और कोई जो देश है वो किसी चीज को मतलब ज्यादा सस्ता करके उस देश में बेच रहा है, तो उस देश की हानि हो जाएगी। तो वो टैक्स ज्यादा लगा दिया तो ये कंप्लेन करेगा या फिर ये उसके विरुद्ध टैक्स लगाएगा। कुल मिलाकर जो अमेरिका इस समय काम कर रहा था, तो डब्ल्यूटीओ का जो मेन काम था यही था कि जैसे अमेरिका टैक्सेस लगा रहा था, तो उसका जब लोग कंप्लेन करे डब्ल्यूटीओ में, तो डब्ल्यूटीओ उसका निपटारा करे, यानी कि झगड़े को सुलझाए इस तरीके का। लेकिन वो काम तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पर कर नहीं रहा था। अब बात करें कि यहाँ पर निर्णय कैसा होता है, तो देखिए, इसमें सभी देशों की सहमति जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी देश कहेंगे वही चीज यहाँ पर होगी। इस तरीके से डब्ल्यूटीओ काम नहीं करता है। डब्ल्यूटीओ में 166 देश हैं। अगर कोई भी नियम बन रहा है तो उसके लिए 166 देशों की सहमति जरूरी है। अगर एक देश भी नाखुश है या फिर उस नियम से सहमत नहीं है, तो फिर वो कानून नहीं बनेगा, वो नियम यहाँ पर नहीं बनेगा। अब साथियों, बात करें MC14 की, तो देखिए, यह मीटिंग जो है यह हर 2 साल में जो है यह बैठक होती है। अभी 2026 में हुई, अब आगे चलकर ये मीटिंग यहाँ पर होगी। साथियों, यह 14वीं बड़ी बैठक थी जो मार्च 26 से 30 के बीच की थी, मतलब 26 से 30 के बीच में हुई। 2026 में याओंडे कैमरून में यह हुई, जिसमें कि 90 से अधिक जो है वो मंत्री यहाँ पर, यानी कि 90 प्लस जो है देशों के मंत्री यहाँ पर शामिल थे। अब बात करें साथियों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या एक तरीके से जो डिजिटल चीजें हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यही था कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर टैक्स लगे। और यह भी जो है यही जो है असली मुद्दा था
जिसको कि लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ रही थी। क्योंकि आप समझिए जितनी भी आप यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, सारी जो कंपनियाँ हैं, वो सारी कंपनियाँ कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। अमेरिका की हैं या फिर मतलब उधर की ही हैं। वेस्टर्न साइड की, और ये सभी विकसित देश हैं, हम अभी विकासशील देश हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ यूज़र्स जो हैं, आप भी देखे होंगे, यूट्यूब प्रीमियम हो गया, ट्विटर पर आपको ब्लू टिक लेना है, फेसबुक पर ब्लू टिक लेना है, उसके लिए आप परचेज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें देखने के लिए। तो ये सारी जो आप पे करते हैं, वो जाता कहाँ है? तो वो लास्ट में तो अमेरिका के पास ही जाता है। तो इससे जो फ़ायदा हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका को हो रहा है। तो भारत का कहना है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर अब टैक्स लगना चाहिए। तो आप पूछेंगे क्या पहले टैक्स नहीं लगता था या फिर भारत सरकार अभी तक टैक्स नहीं लगाती थी? तो जी, इसका उत्तर है कि नहीं, अभी तक किसी भी प्रकार का इन सबों पर टैक्स नहीं लगता था। साथियों, जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी ऐप आप परचेज़ करते हैं प्ले स्टोर से, तो ये सब डिजिटल ट्रांसमिशन है। यानी कि इन सभी चीज़ों को डिजिटल ट्रांसमिशन कहा जाता है, और डब्ल्यूटीओ का पहले नियम था यहाँ पर कि इन पर कोई भी आयात टैक्स, यानी कि इनको डाउनलोड करने का कोई भी टैक्स वो सरकार, वो देश इस पर नहीं लगाएगा, यानी कि उस कंपनी पर नहीं लगाएगा। साथियों, 1998 में डब्ल्यूटीओ ने फैसला किया था कि डिजिटल चीज़ों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा, क्योंकि इन चीज़ों को प्रगति देनी थी, इन चीज़ों को आगे बढ़ाना था। साथ में 1998 से लेकर 2024 तक हर 2 साल में यह नियम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये मीटिंग हर 2 साल में होती है। तो ये अब तक 26 बार जो है वो टोटल आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि 26 बार जो है इनको तय किया गया है कि इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मार्च 2026 में यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ, और जो ये एमसी 14 यानी कि 14th जो बैठक हुई, इसमें सहमति नहीं बनी, और यह नियम 28वें साल बाद जो है वो पहली बार समाप्त हुआ। यानी कि अब यह जो है वो क्लियरली यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब देश चाहे तो नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफ़ाई, गेम्स डाउनलोड पर भी यहाँ पर टैक्स लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको देखें अपने पर्पज़ से कि आपको जो यूज़र बनकर अगर आप देखेंगे, तो हो सकता है कि जब उन पर टैक्स लगेगा तो वो थोड़े से उनके प्राइसेस को महँगा कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो हमसे कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, और बदले में हमारी सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, या भारत सरकार छोड़िए, हमारे देश की बात आती है, हमारे देश को कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं हम अगर कुछ भी चीज़ें वहाँ सेल कर रहे हैं, तो ट्रम्प देख ही रहे हैं आप किस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगाकर हम लोगों को वो इस चीज़ पर लड़ रहे हैं कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं, हम आपको फ्री में दे रहे हैं। मतलब आप हमारे यहाँ फ्री में व्यापार करके चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए वो टैक्स लगा रहे हैं। तो हमें थोड़ा-सा नुकसान सहना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इनके ऊपर भी टैक्स यहाँ पर लगे। तो ये चीज़ अब जो है वो की जा सकती है, इनके ऊपर जो है वो अब देश चाहें तो टैक्स लगा सकते हैं। अब बात करें कि जो मामला है, यह किसका मामला था? तो देखिए, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का कहना है कि देखिए, हमेशा के लिए जो टैक्स लगाया जाए उसको बंद किया जाए। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का टैक्स न लगाया जाए। चाहे गूगल हो गया, मेटा हो गया या फिर अमेज़न जैसी कंपनियाँ चाहती हैं कि दुनिया में कहीं भी जो डिजिटल सर्विसेज़ हैं, उनके ऊपर टैक्स न लगाया जाए। वहीं भारत की बात करें तो भारत का कहना है कि थोड़े समय के लिए ठीक है, यानी कि ठीक है, कुछ दिन और के लिए मान लीजिए 1 साल और एक्सटेंड कर देते हैं, 2 साल एक्सटेंड कर देते हैं, अगली मीटिंग तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तब तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमेशा के लिए इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। हम आगे चलकर इस पर टैक्स लगा सकते हैं। साथियों, बात करें टैक्स से, देखिए क्योंकि यह सरकारी आय कम होती है, और यह जो है कि चिंता का यहाँ पर विषय है। अब बात करें ब्राज़ील की, तो बस 2 सालों के लिए और हमेशा के लिए नहीं, यानी कि ब्राज़ील भी एक तरीके से देखा जाए तो भारत के साथ ही सहमत है कि देखिए, हम जो है 2 साल के लिए यहाँ पर मान जाते हैं कि अगली मीटिंग तक ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि हमेशा के लिए टैक्स न लगाया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका कहना है कि हम अपनी डिजिटल इकोनॉमी पर खुद टैक्स लगाना चाहते हैं, और पहले खेती का मुद्दा सुलझा लेते हैं। यानी कि इनका कहना है कि हम खुद की जो डिजिटल इकोनॉमी है, उसके ऊपर टैक्स लगाना चाह रहे हैं। तो इस पर तो लगेगा ही लगेगा, और पहले लेकिन हम जो हमारे यहाँ के जो कृषि रिलेटेड मुद्दे हैं, उनको पहले सॉर्ट आउट कर लें। वहीं बात करें अफ्रीका और एशियाई देशों की, तो हमें अपना हक चाहिए, इनका भी कहना है। एक तरीके से कहा जाए तो यह भी भारत के साथ सहमत थे कि अमेरिकी टेक कंपनियों को मुफ्त में फ़ायदा क्यों हो?
हम अपनी डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि इनका भी यही कहना था कि देखिए हम जो चाहते हैं कि हम अपनी जितनी भी डिजिटल सर्विसेज़ हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा पाएँ। इसका अकेला फ़ायदा जो है वो अमेरिका क्यों उठाए? क्योंकि आप देखिए गूगल उठा लीजिए, मेटा उठा लीजिए, अमेज़न उठा लीजिए, कुछ भी आप उठा लीजिए वो सारी चीज़ें अमेरिकी कंपनियों की हैं। यानी कि कुल मिलाकर इससे जो प्रॉफ़िट हो रहा है वो इन्हीं को हो रहा है। तो साथियों बात करें इसका नतीजा क्या निकला? तो कोई समझौता यहाँ पर नहीं हुआ और 28 साल बाद यह पुराना नियम जो है वो समाप्त हो गया। यानी कि 28 साल बाद यह पुराना नियम समाप्त हो गया। साथियों आप सभी से भी गुज़ारिश करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या कहते हैं कि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब और फॉलो करने का कोई भी ₹1 भी चार्ज नहीं लगता है। बाकी भारत के इस रुख पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या इन सभी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए या फिर नहीं? वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारत ने यहाँ पर क्या चेतावनी दी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा था कि ट्रांसपेरेंसी को हथियार मत बनाओ। ये क्या मैटर है? तो देखिए अमेरिका चाहता है कि सभी देश अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है, उसका पूरा हिसाब-किताब किसको दे दें? तो डब्ल्यूटीओ को दे दें। जिससे भारत को डर है कि इस जानकारी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ व्यापारिक मापदंड जो व्यापारिक दंड है, वो देने में हो सकता है। अब मतलब सोचिए कि कोई आपसे कहे कि आपके घर का मान लीजिए ठीक है, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सारी चीज़ें वहीं से रेगुलेट होती हैं और कोई कहे वहाँ पर कि आप अपने घर की किस तरीके से खर्च करते हैं, क्या-क्या खरीदते हैं, कहाँ-कहाँ से लाते हैं, वो सारी चीज़ें आप हमको दे दीजिए, उस सारी चीज़ों की जानकारी दे दीजिए और ये सभी लोग करें। तो आपको लगेगा कि ठीक है, एक बार चलता है। कब चलेगा कि जब सभी लोगों की हिस्सेदारी बराबर होगी, यानी कि सभी लोग इक्वल पोज़ीशन पर होंगे। लेकिन अभी आपने देखा है कि अमेरिका किस तरीके से दुनिया के ऊपर टैरिफ जो है कि लगाता चला गया और कितना-कितना अधिक जो है कि टैरिफ लगाया जिससे भारत को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप अपना जो ट्रेड पॉलिसी है वो डब्ल्यूटीओ को बताइए, उसको पूरा विस्तृत रूप से डब्ल्यूटीओ के अंदर दे दीजिए। तो यूएस का इस पर तर्क क्या है कि पारदर्शिता से भरोसा बढ़ जाएगा और सभी देश अपनी नीतियाँ जो है वो बताएँ। डब्ल्यूटीओ सुधार का यह आधार होगा, यानी कि ज़्यादा जानकारी होगी तो बेहतर व्यापार होगा। इसमें भारत को क्या दिखा? तो भारत को चिंता हुई कि जो पारदर्शिता है यानी कि ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, लेकिन यह ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। जानकारी का दुरुपयोग ना हो, ऐसा ना हो कि आप सारी चीज़ें हमसे जान जाएँ और फिर उसके बाद जो है आप उसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगें। दूसरा, छोटे जो देश हैं, उनको सहायता भी दी जाए और भारत की नीतियाँ वैध हैं, उन पर हमला न किया जाए। यानी कि भारत की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो किसानों को सब्सिडी देना हो या फिर किसी भी तरीके की अपनी जनता को हेल्प करना हो, वो वैध नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ किसी भी तरीके का मतलब ऑब्जेक्शन न किया जाए। साथियों, पीयूष गोयल ने इस मीटिंग में कहा कि पारदर्शिता को व्यापार दंड का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, वो ठीक है, लेकिन आप इसका यूज़ किसी के लिए व्यापार दंड के रूप में करें, ये यहाँ पर सही चीज़ नहीं है। अब बात करें कि इस मीटिंग में भारत ने क्या-क्या मुद्दे उठाए हैं। इस मीटिंग में भारत क्या-क्या मुद्दे जो है वो लेकर उठाया। तो सबसे पहला कि ई-कॉमर्स टैक्स यानी कि शुरू में इसका विरोध भारत ने किया कि नहीं पूरे तरीके से टैक्स लगना चाहिए। फिर भारत ने कहा ठीक है कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम इसके ऊपर टैक्स लगाएँगे। ठीक है? वहीं फिर मछुआरों की सुरक्षा की बात आती है। 90 लाख मछुआरे जो कि बड़ी विदेशी कंपनियाँ ज़िम्मेदार हैं, छोटे भारतीय मछुआरे नहीं हैं। यानी कि जो इल्लीगल तरीके से फिशिंग होती है, तो उसके लिए भारत ने इस मुद्दे को उठाया कि जो इल्लीगल फिशिंग हो रही है, इसके लिए भारतीय जो मछुआरे हैं, वो ज़िम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो इस तरीके का काम कराती हैं। उसके बाद किसानों के हक की बात की गई, यानी कि एमएसपी पर खरीद और खाद्य भंडार पर इसके स्थायी समाधान की जो है कि समाधान चाहिए, ऐसा भारत ने कहा। क्योंकि देखिए जितने भी देश हैं, वो चाहते हैं कि भारत जो अपने किसानों को सब्सिडी देता है, वो देना बंद कर दे। जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ये सारी चीज़ें बंद कर दे, अपने जो मार्केट हैं, उनको यहाँ पर खोल दे। तो इसके वजह से उनको जो है कि दिक्कत होती है क्योंकि भारत जब सब्सिडी देता है, तो किसानों को जो फसल है, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है और उनको कुछ प्रॉफ़िट हो पाता है। वहीं अगर सब्सिडी देना बंद कर देगा, तो किसानों के ऊपर सारा ज़ोर आ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर
उनको जो है दिक्कत हो जाएगी और उनकी चीज़ें महँगी हो जाएँगी, जिसकी वजह से जो विदेशी चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेंगी, तो लोग उनको ज़्यादा यहाँ पर परचेज़ करेंगे। वहीं डब्ल्यूटीओ सुधार की बात भारत ने की कि नियम बनाने में सभी देशों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि जो भी डब्ल्यूटीओ में नियम बने, उसमें सभी 166 देशों की बराबर भागीदारी हो। जो आईएफडीए है, इस पर रोक लगाया, भारत ने इसको रोका। अब ये आगे आपको बताएँगे कि ये है क्या? बस आप इतना समझ लीजिए कि इसमें 129 देश जो हैं, वो अलग खड़े थे, यानी कि 129 देश वर्सेस भारत का बनाम भारत चल रहा था। यानी कि 129 देश के बावजूद अकेले भारत ने इसको रोका। तर्क यह दिया कि यह डब्ल्यूटीओ के दायरे में नहीं आता है, यानी कि जो आईएफडीए है यह जो डब्ल्यूटीओ है उसके दायरे में नहीं आता है। वहीं जो गॉर्जियस ड्रिल है उसकी मांग की, यानी कि नए समझौते में सुरक्षा नियम हो, विकसित देशों का मनमर्जी न चले। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से मनमर्जी चलती है, जो जैसे अमेरिका है वो जो चाहता है वो कर लेता है, जो यूरोपियन यूनियन है, ये फिर मतलब जितना विकसित देश हैं, जो विकसित हो चुके हैं, उनकी मनमर्जी यहाँ पर ज़्यादा चलती है। जबकि यहाँ पर होना ये चाहिए कि सभी देशों की यहाँ पर बराबर भागीदारी होनी चाहिए। अब बात करें कि जो आईएफडीए है ये क्या है? जिसमें कि 129 बनाम 1 मतलब भारत अकेला जो है यहाँ पर खड़ा था इसके विरोध में। तो देखिए यह 129 देशों ने मिलकर इस नियम को एक नया नियम बनाया है, जिसमें कि विदेशी निवेश को आसान बनाने की बात कही गई है और ये डब्ल्यूटीओ के छत के नीचे लाना चाहते हैं। यानी कि ये जो 129 देश हैं, ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा विदेशी निवेश आएगा। इनका कहना है कि देखिए जो विदेशी निवेश है उसको आसान बनाया जाए, देशों को फ़ायदा होगा और 129 देश तैयार हैं, तो भारत भी इसको न रोके। यह डब्ल्यूटीओ के सुधार का हिस्सा है, ऐसा ये 129 देश अपना तर्क देकर कहते हैं, जिस पर भारत विरोध करता है और भारत कहता है कि देखिए डब्ल्यूटीओ के पुराने नियमों के यह खिलाफ है, यानी कि किसी भी देश में निवेश की जो बात है वो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर व्यापार संबंधी जो मुद्दे हैं वो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आते हैं। निवेश करना किसी देश में यह जो मुद्दा है यह डब्ल्यूटीओ के दायरे में नहीं आता है। वहीं सभी 166 देशों की इस पे सहमति जरूरी है। अगर आप देखें तो 129 देश यहाँ पर जो है इसके समर्थन में थे, बाकी भारत इसके विरोध में था और जो बाकी के देश बचे हैं वो यहाँ पर जो करीबन 36 देश बच रहे हैं वो यहाँ पर किसी भी तरफ नहीं थे। तो भारत ने कहा कि यहाँ पर 166 देशों की सहमति जरूरी है। अमीर देशों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि वो आपके यहाँ ज़्यादा निवेश कर लेंगे। चाइना दुनिया पाकिस्तान पर, श्रीलंका पर या फिर अन्य देशों पर कब्ज़ा किस तरीके से करता है, अपनी मनमानी उनके ऊपर किस तरीके से चला पाता है। वो करता क्या है, उनको ज़्यादा कर्ज़ दे देता है, उनके यहाँ निवेश कर देता है इतने ज़्यादा कि फिर वो देश उसको चुका नहीं पाते हैं और जिसके वजह से फिर उनको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। तो भारत को इसी चीज़ का डर है और अगर यह नियम बन जाता है तो फिर भारत के लिए चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि इसमें अमीर जो देश हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं पहले बाकी के मुद्दों को सुलझाना, यानी कि भारत का कहना है कि पहले जो और मुद्दे हैं उनको सुलझाइए, इसके ऊपर बाद में चर्चा कर लिया जाएगा। साथियों, भारत का रुख है कि सिर्फ संख्या से नहीं होता है, नियम सही होना चाहिए। यानी कि अगर आप यह देखकर इस काम को कर रहे हैं कि 129 देश यहाँ पर तैयार हैं, तो ये संख्या से कोई मैटर नहीं करती है। यहाँ पर एक भी अगर आदमी विरोध में है तो इस नियम को नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि नियम सही होना चाहिए। अगर नियम सही है तो फिर जो है कि ये मैटर नहीं करता है। अब बात करें ये 90 लाख मछुआरों का क्या मुद्दा है, तो देखिए 90 लाख मछुआरे भारत में हैं, जो कि छोटे और पारंपरिक मछुआरे हैं, ये बड़े मछुआरे नहीं हैं। साथियों, यह 1998 से मछली पकड़ने का पर जो है वो सालाना रोक लगा हुआ है। वहीं पीयूष गोयल ने इसमें कहा क्या, तो इन्होंने कहा कि मछली पकड़ने की रोक भारतीयों का पेट भरता है और रोजगार देता है। यानी कि जो मछली पकड़ना है वो करोड़ों भारतीयों को, जो कि अगर आप साउथ साइड में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ये काम होता है और वहाँ पर यही लोगों का व्यापार है। साथियों, समस्या बड़ी विदेशी मछलियाँ पकड़ने वाली कंपनियों से है, छोटे भारतीय मछुआरों से नहीं है। यानी कि जो इल्लीगल काम होता है मछली पकड़ने का, वो भारत के जो मछुआरे हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इतना नहीं है ये। ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं जिनको मुनाफ़ा ज़्यादा कमाना होता है, वो इस तरीके का काम करती हैं। वहीं भारत 1998 से ही मछली पकड़ने पर सालाना रोक लगाता है और पर्यावरण की चिंता पुरानी है। यानी कि भारत जो है वो खुद से तैयार है कि हाँ, हमको क्या करना है, हमको पता है। हम उस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको पहले ही यहाँ पर लगा चुके हैं। साथियों, यह नियम ऐसे बने
जो गरीबी मछुआरों को नुकसान न पहुँचाएँ। यानी कि भारत का कहना है कि जो नया नियम बने, वो इस तरीके से बने कि जो गरीब मछुआरे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जिनको ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना है, उनको यहाँ पर ज़्यादा छूट ना दी जाए। तो अब बात करें कि इसका कुल मिलाकर जो ये MC14 रिपोर्ट कार्ड इसका क्या आया और यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें सफल हुई। तो देखिए, यहाँ पर 66 देशों ने ई-कॉमर्स समझौते को अपनाया, यानी कि जो ई-कॉमर्स के ऊपर टैक्स वगैरह लगाने वाली बात थी, उसको अपनाया गया। अवैध मछली पकड़ने पर यहाँ पर रोक लगाई गई, जो कि अभी मतलब प्रगति हुई है इसके ऊपर। वहीं छोटे देशों के लिए व्यापार सुधार की बात की गई, जलवायु और व्यापार पर यहाँ पर चर्चा शुरू हुई और जो आउंदे में घोषणा का मसौदा तैयार हुआ, यानी कि जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, वहाँ पर इसकी जो घोषणा है उसका मसौदा तैयार किया गया। अब क्या कुछ नहीं हुआ, तो ई-कॉमर्स टैक्स नियम 28 साल में पहली बार समाप्त हुआ, यानी कि जो चल रहा था कि टैक्स फ्री रहेगा, वो 28 सालों बाद यहाँ पर समाप्त हो गया और कोई भी साझा घोषणा पत्र यहाँ पर नहीं निकला। वहीं किसानों और की खाद्य सुरक्षा का कोई समाधान नहीं हुआ यहाँ पर। निवेश समझौता जो IFDA है, वो यहाँ पर रुक गया और जो WTO सुधार की बात थी, वो अगली बार के लिए टल गया, यानी कि इसमें अभी किसी भी प्रकार के सुधार की चर्चा नहीं हुई। अब विवाद सुलझाने की प्रक्रिया अभी जो है यहाँ पर अटकी हुई है। साथियों, मेज़बान ने कहा, यानी कि जो इसको होस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि समय कम पड़ गया, अब बातचीत जो है वो जिनेवा में जारी रहेगी। यानी कि जो ये मीटिंग का टाइम था वो कम पड़ा है सारी चीज़ों को सुनने और समझने के लिए। अब जो आगे की चर्चा होगी वो जिनेवा में यहाँ पर की जाएगी। अब साथियों, बात करें ई-कॉमर्स टैक्स नियम खत्म हुआ, तो इसका आपकी ज़िंदगी पर असर क्या पड़ेगा, आपकी लाइफ़ पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अब देश चाहें तो वो नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफ़ाई हो गया, गेम्स हो गया और ऐप जैसी डिजिटल चीज़ों पर इम्पोर्ट टैक्स लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप उनको डाउनलोड करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, आपके नहीं, उस कंपनी के ऊपर टैक्स लगेगा और हालाँकि यह तुरंत नहीं होगा और लेकिन यह रास्ता जो है अब वो खुल गया है। साथियों, इस पर आम लोगों पर क्या असर होगा? तो देखिए, अगर अब जो देश है वो टैक्स लगाते हैं, तो नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफ़ाई और ऐप डाउनलोड्स महँगे हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनको टैक्स देना पड़ेगा तो वो फिर अपनी चीज़ों को थोड़ा और महँगा करेंगे। वहीं जो टेक कंपनियों की बात करें, जैसे कि गूगल, मेटा, अमेज़न, इनको अलग-अलग देशों में अलग-अलग टैक्सेस यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। वहीं बात करें सरकारों की, तो सरकार डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाकर रेवेन्यू यहाँ पर कमा सकती हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट्स है उनको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। वहीं वैश्विक व्यापार की बात करें, तो हर देश में के अलग-अलग नियम ग्लोबल डिजिटल ट्रेड के भ्रम और उलझने में यहाँ पर बढ़ेंगी, यानी कि अब मान लीजिए कि हर देश अपना अलग-अलग नियम लगाएगा, अलग-अलग टैक्स लगाएगा, तो फिर यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कंपनी को, तो वो देखने वाली बात होगी, उसको फिर से जो है सॉर्ट आउट किया जा सकता है। वहीं जिनेवा में मई 2026 में अगली बैठक होगी, तब तक जो है यह अनिश्चितता यहाँ पर ये बनी रहेगी, ठीक है? अब बात करें साथियों की भारत को आगे यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, भारत को चाहिए कि जो अफ्रीकी देश हैं और भारत इस पर काम भी कर रहा है, भारत जितने भी अफ्रीकी देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनका मतलब कि एक फेस बनकर आना चाहता है, लीडर बनकर आना चाहता है। भारत के साथ-साथ चाइना भी ये चीज़ चाहता है। तो ये दोनों देश जो है कि एशिया में वर्चस्व वाले देश हैं, तो ये चाहते हैं, भारत को चाहिए कि जितने भी देश हैं, उनका भरोसा जीते और भारत उनको दोस्त बनाए, ताकि भारत अगर कोई चीज़ कहे तो वो भारत का साथ दें। वहीं दूसरा, डिजिटल के बारे में, यानी कि ई-कॉमर्स को संतुलित रखे, रेवेन्यू भी भारत को चाहिए, यानी कि टैक्स भी आना चाहिए भारत को, लेकिन जो व्यापार है वो भी यहाँ पर चलता रहे, इसलिए इसको भी संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर जिनेवा में सक्रिय रहें, यानी कि जो अब ये तो मीटिंग खत्म हो गई है, अब आगे की जो चीज़ें होंगी वो जिनेवा में होंगी, तो उसमें भारत को सक्रिय होना होगा। वहीं WTO बचाओ, देखिए WTO कमज़ोर हुआ, तो बड़े देश मनमानी करेंगे और भारत जैसे देशों के लिए नियम बहुत ज़रूरी है। यानी कि भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो WTO है वो बना रहे, WTO यहाँ पर खत्म ना हो। क्योंकि अगर WTO खत्म हो जाता है तो अमेरिका, चाइना जैसे देशों का यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगे, क्योंकि वो लोग फिर अपनी मनमानी करने लगेंगे। वहीं किसानों को भी नहीं भूलना है, MSP और खाद्य सुरक्षा का अस्थायी हल के लिए यहाँ पर दबाव जारी रखना होगा भारत को और मछुआरों को भी यहाँ पर बचाना होगा। 90 लाख जो मछुआरे हैं, उनकी रक्षा करनी होगी। नया जो नियम बने, उन्हें नुकसान ना पहुँचाए, इस तरीके का नियम जो है वो बने, इसका यहाँ पर भारत को ध्यान रखना होगा। तो 5 ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए इसमें, वो ये है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होगी, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, कि WTO की 14वीं जो बैठक है, जो MC14 है, इसमें कोई भी बड़ा समझौता नहीं हुआ है। बहुत कुछ अगली बार के लिए यहाँ पर टाला गया है। 28 साल, ये इम्पोर्टेंट है,
28 साल पुराना ई-कॉमर्स टैक्स नियम जो है वो समाप्त हो गया है। यानी कि अब जो है नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफ़ाई जैसी सेवाएँ यहाँ पर महँगी हो सकती हैं। साथ ही भारत ने सही कहा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो व्यापारिक हमले का हथियार नहीं यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। भारत ने 90 लाख मछुआरों और किसानों की आवाज़ को उठाया और यह मानवीय और ज़रूरी था, यानी कि मानवता के लिए इम्पोर्टेंट था। वहीं अगली बड़ी बातचीत जिनेवा 2026 में होगी और भारत को इसके लिए जो है वो तैयार रहना होगा। तो साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। क्या मीटिंग थी, भारत का पक्ष क्या था, भारत ने किस तरीके से अपने जो है वो सवालों को रखा, किस तरीके से अपने मुद्दों को उठाया और मानवता के लिए किस तरीके से यहाँ पर खुद को खड़ा रखा। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। इस पूरी मीटिंग में भारत के रुख को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मेरे लिए कोई राय हो तो उसको भी आप बता सकते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ताकि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक अवश्य करिए, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।